हेलो फ्रेंड, मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी रहने वाली है स्टूडेंट। आज है आपका लेक्चर नेक्स्ट, और आज के इस लेक्चर में मतलब कि टुडे इज योर लेक्चर फोर्थ, चौथा लेक्चर है आपका मेडिवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का। और मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री के इस सेशन में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है आपकी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से आगे, और साथ ही साथ आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और ये दोनों डिस्कशन करेंगे, और लोधी डायनेस्टी, ठीक है, और साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लोधी डायनेस्टी का। ये सब डिस्कशन करते ही, इतनी तीन टॉपिक डिस्कशन करते ही हमारी आज की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, जो कि है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो कि है दिल्ली सल्तनत की टॉपिक हमारी, वो आज हम लोग कवर कर लेंगे। ये तीनों टॉपिक कवर करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और लोधी डायनेस्टी, और ये तीनों टॉपिक होते ही हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है विक्रांत पुंडीर, मैं अनअकैडमी प्लस साथ साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट डिफेंस एग्जाम पर कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की बात हो, सभी मैं कंप्लीट कराता हूं। मैंने सीडीएस, एनडीए और एफकेट जैसे एग्जाम क्लियर कर रखे, 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटर, 1500 प्लस बच्चे तक सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि हम लोग बात करते हैं, हम लोग डेली लाइव आते हैं अनअकैडमी प्लस पर, साथ साथ यूट्यूब चैनल पर लाइव आने की हमारी टाइमिंग रहती है 7 पीएम एंड 4 पीएम। 4 पीएम हमारी जो सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, वो चल रही है मेडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की। तो यदि कोई स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत पढ़ना चाहता है तो वो कंप्लीट क्लास लगाकर अपनी यहाँ पर क्लासेस को कंप्लीट कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, सिमिलर वे में 7 पीएम पर हमारी जो क्लासेस चल रही है बच्चे, वो हमारी आज जो क्लास है वो है हमारी बायोलॉजी की। तो आज 7 पीएम पर हम लोग मिलेंगे बायोलॉजी की क्लास के साथ, जहां पर हम लोग बायोलॉजी टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये हमारा टाइमिंग है। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं तो 12 पीएम पर हम लोग डेली प्रेजेंट लाइव रहते हैं, जहां पर हम लोग मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है, मॉक सीरीज हमारी चल रही है। तो 12 पीएम पर आप एक मॉक टेस्ट, मॉक सीरीज भी दे सकते हो, जो कि फ्री चल रही है आपकी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। कहां पर चल रही है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप बोल सकते हैं, वहां पर ये आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, आप इस क्लासेस को भी देख सकते हैं। फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं, अब इन सब चीजों के लिए आपको करना क्या है? इन सब चीजों के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप आप कहां से डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा सीडीएस, एफकेट और सीपीएम, और इस सर्च ऑप्शन में जाके सर्च कर लीजिएगा विक्रांत सिंह पुंडीर, जहां पर आप मेरे द्वारा प्रोवाइडेड कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। ये सब आपको याद रखना। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं, आप पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस आप 12 महीने, 6 महीने और 24 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस 6,480, 7,920 और 11,520। ये फीस डिस्काउंटेड फीस है अगर आप कोड यूज करेंगे वीकेपी लाइव। जैसे ही आप कोड वीकेपी लाइव यूज करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। इस सब्सक्रिप्शन से आप कंप्लीट जीएस तो पढ़ सकते हैं, आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, आप मैथ पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं, आप इंग्लिश भी कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप एसएसबी बोर्ड की प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज भी आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं, और ये सब फैसिलिटी आप लोग कर सकते हैं। ये यदि मैं बात करूं, यहां पर ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन कोर्स लेते हैं वाया योर क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू सब्सक्रिप्शन कोर्स लेते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन कोर्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा।
फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट करिए विदाउट एनी डाउट। ठीक है बच्चे, अगर हम लोग बात करते हैं पर मंथ आपकी फीस 6660 और पर मंथ यहाँ पर आपकी फीस 480 पड़ते हैं, कोई ज्यादा फीस नहीं है, आप फटाफट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप ढंग से एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। यदि आप ढंग से देखें बच्चे तो सीडीएस के एक साल में आपके 2 नोटिफिकेशन, सीएपीएफ के एक साल में आपका एक नोटिफिकेशन, एनडीए का आपका एक साल में 2 नोटिफिकेशन। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं बात करूं आईनेट की बात करते हैं, आईनेट का एक साल में 2 नोटिफिकेशन। ठीक है, ये सब आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं, आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आप जितने भी डिफेंस एग्जाम में सबकी तैयारी कर सकते हैं। मल्टीपल एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये है। सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की यदि और बात करते हैं, आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं उस टीचर से पढ़ सकते हैं। आपको आफ्टर एवरी 3 क्लास एक डेडिकेटेड डाउट क्लास मिलेगी जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ये आपको याद रखना। तो ये सभी फैसिलिटी लेने के लिए फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज है आपका लेक्चर 4, टुडे इज योर लेक्चर 4 ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का आज है आपका लेक्चर 4 और आज इस मेडिवल हिस्ट्री में जो लेक्चर 4 है हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास तक हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ चुके थे। ठीक है, वही हम लोग आगे कवर करेंगे और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कुछ डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की वजह से उसे पागल सन की राजा कहा जाता था। जैसे उसने अपनी कैपिटल का ट्रांसफर दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली खरीदी। उसने सोनघर का जैसी फैसिलिटी भी शुरू की थी किसानों के लिए, ताकि किसानों को सस्ते अमाउंट पर अनाज वगैरह मिल जाए। साथ ही साथ उसने टोकन करेंसी, जिसको सांकेतिक मुद्रा बोलते हो, तांबे की चलाई थी, पीतल की चलाई थी और चमड़े के सिक्के चलाए थे। तांबे, पीतल और चमड़े के सिक्के चलाए थे, जिन्हें यदि हम लोग दोकरे सिक्के कहते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, डाउनफॉल हो गया था उसकी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो उसने इन कुछ सिक्कों को बंद करा था। विश्व के अंदर सबसे पहले से टोकन करेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले टोकन करेंसी कहां पर चली थी? चाइना में चली थी और चाइना के राजा जिसका नाम था कुबलाई खां, उन्होंने शुरू कर दी। इस कुबलाई खां की जो टोकन करेंसी थी, इसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता था जिसको बोलते थे चाउ करके वर्ड लिखा होता था। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लड़ी गई वॉर्स, लड़ाइयां के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसने कौन कौन सी लड़ाइयां वॉर लड़ी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वॉर को बोला जाता है कराचिल का युद्ध, ठीक है, और सिमिलर वे में दूसरा जो युद्ध है उसे बोला जाता है खुरासन का युद्ध। ठीक है, कराचिल का युद्ध और खुरासन का युद्ध कहा जाता है, ये आपको याद है। कराचिल वॉर और खुरासन बैटल या फिर युद्ध के नाम से इसे जाना था, ये हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ये दोनों वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, दोनों वॉर को लड़ने के लिए इसने अपनी जो आर्मी थी, इसकी जो सेना थी, उस आर्मी को इसने 1 ईयर पहले, 1 साल पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। ये आपको याद रखना, 1 साल पहले ही एडवांस में प्रिपेयर कर दिया था कि आपको ये युद्ध करना है और 1 साल एडवांस की ही अपने सैनिकों को इसने सैलरी भी दे दी थी। मतलब एडवांस 1 साल की सैलरी दी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि मैं बात करता हूं ये कराचिल कहां पर पड़ता है और ये खुरासन कहां पर पड़ता है। कराचिल की यदि हम लोग बात करें, ये हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं, हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर पड़ता है ये कराचिल, आपको याद है। खुरासन की यदि हम लोग बात करें, ये खुरासन आपका कहां पर पड़ता है? ये खुरासन आपका फारस, फारस मतलब पर्शिया, ये आपको याद रखना, ये पर्शियन पहाड़ी फारस में पड़ता है, ये आपको याद रखना खुरासन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब एक व्यक्ति था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काम करता था, उसका नाम था खुसरो मलिक। ठीक है बच्चे, उसका नाम क्या था? खुसरो मलिक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसका नाम क्या था? खुसरो मलिक। खुसरो मलिक, ठीक है, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और खुसरो मलिक को भेजता है ये कराचिल को डिफीट करने के लिए, कराचिल को जीतने के लिए।
लेकिन ये जो कराचिल वाला इलाका है ये पूरा का पूरा एक प्रकार से माउंटेनियस पर्वतीय इलाका है, ये आपको याद है। इस पर्वतीय इलाके में जब ये सेना चढ़ती है तो ये जो पाथ होता है, रास्ता जो होता है, ये फॉरगेट हो जाती है, सेना रास्ता भटक जाती है, ये आपको याद है। रास्ता भटकने के कारण इसकी पूरी की पूरी सेना वहीं पर खत्म हो जाती है। सिर्फ मात्र 3 ऑफिसर्स, 3 अधिकारी ही बच पाते हैं, और जो वापस आकर मोहम्मद बिन तुगलक को पूरा कहानी जाकर बताते हैं कि उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है, ये आपको याद है। तो इस प्रकार खुसरो मलिक के नेतृत्व में कराची जो बैटल हुई थी वो ये हार जाता है। नेक्स्ट अब इंपोर्टेंट जो है वो है आपका खुरासन बैटल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बैटल की यदि हम लोग बात करें वो है आपकी खुरासन का युद्ध, खुरासन बैटल जिसे कहा जाता है। खुरासन की यदि हम लोग बात करें, ये फारस की पहाड़ियां, पर्शिया की पहाड़ियां पड़ती है, ईरान की पहाड़ियों में पड़ता है, ये आपको याद है। इस हमले को स्टार्ट करने से पहले लोगों बागों ने बताया था कि आप खुरासन पर हमला मत करिए, क्योंकि खुरासन में जो ट्राइब रहती है वो बहुत खूंखार रहती है, फ्यूरियस ट्राइब, एक बहुत ज्यादा खूंखार फ्यूरियस ट्राइब वहां पर रहती है, और वो ट्राइब के बारे में ये कहा जाता है वो जिस कोई भी यहाँ जाता है उसको छोड़ती नहीं। ठीक है, तो ये मानता नहीं है, फिर आगे जाता है, फिर लास्ट में इसको क्या करना पड़ता है, इनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, और एग्रीमेंट जब ये कर लेता है फिर वापस से अपनी सेना को लौट कर आता है, और लौटते टाइम इसकी क्या हो जाती है बच्चे, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये आपको याद रखना। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, एक बहुत फेमस इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, जिसकी मैं बात करता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उस इतिहासकार हिस्टोरियन का नाम है बदायूनी। ठीक है बच्चे, क्या नाम है, बदायूनी, ये आपको याद रखना है। बदायूनी की यदि हम लोग बात करते हैं, बदायूनी एक स्टेटमेंट दी थी, एक कथन का है, वो आपको याद रखना है। स्टेटमेंट की यदि हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट कही, क्या कथन कहा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा सुल्तान, इन्होंने कहा सुल्तान फ्री फ्रॉम पब्लिक, सुल्तान फ्री फ्रॉम पब्लिक, सुल्तान जो है वो राजा से मुक्त हो गया, पब्लिक से मुक्त हो गया, एंड पब्लिक फ्रॉम सुल्तान, और जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सुल्तान से मुक्त हो गई है, ये आपको याद। एक स्टेटमेंट कही, सुल्तान गॉट फ्री फ्रॉम पब्लिक एंड पब्लिक फ्रॉम सुल्तान, ये स्टेटमेंट बदायूनी ने कही थी। किसके लिए कही थी, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए स्टेटमेंट कही, ये आपको याद, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए स्टेटमेंट कही। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक का एक बहुत बड़ा हमला माना जाता है जो कि दक्षिण भारत में होता, वो हुआ था वर्ष 1336 एडी के बीच में। वर्ष 1336 एडी में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हरिहर और बुक्का नाम के 2 क्या थे, आपके भाई थे, जिनका साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। जिनका साम्राज्य को आप लोग क्या बोलते थे, विजयनगर साम्राज्य या फिर विजयनगर एम्पायर हम लोग बोलते थे, ये आपको याद है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे जिनके साम्राज्य को हम लोग विजयनगर एम्पायर बोलते थे। इसको इसने हमला करा और जीता, और हरिहर और बुक्का ये एक हिंदू राजा थे, इनको इसने मुस्लिम कन्वर्ट कराया। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये फ्री हुए, इनको फिर से इनके जो गुरु थे उन्होंने हिंदू बनाया। ठीक है, और तब जाकर इन्होंने शासन वगैरह करा। ये विजयनगर अंपायर जिस नदी के किनारे आता है उस नदी का नाम है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, वो नदी है आपकी तुंगभद्रा नदी, ये आपको याद। इस विजयनगर अंपायर की जो कैपिटल है, इस विजयनगर अंपायर की जो राजधानी है, यदि हम लोग इसकी बात करें, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है हम्पी। द कैपिटल ऑफ दिस विजयनगर अंपायर इज हम्पी, या फिर आप बोल दीजिए हस्तिनावती, या फिर आप लोग क्या बोल दीजिए, हस्तिनावती, ये आपको याद है। इस विजयनगर अंपायर की कैपिटल है हम्पी या फिर हस्तिनावती, ये आपको याद है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक स्टेटमेंट आपको और याद रखनी है, वो स्टेटमेंट क्या है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये सारे के सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था। ये जितने भी फेस्टिवल होते थे, त्योहार होते थे, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू फैमिली के अंदर, हिंदू धर्म में जितने भी रिलीजन में
जितने भी फेस्टिवल होते थे ये सारे के सारे फेस्टिवल को क्या करता था बच्चे, सेलिब्रेट करता था। ये आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा, एक अफ्रीकन, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक अफ्रीकन ट्रेवलर, ठीक है, एक अफ्रीकन यात्री जो हम लोग जानते हैं जिसका नाम है मोरक्को, इसके समय काल पर ही एक अफ्रीकन ट्रेवलर जिसको हम लोग मोरक्को बोलते हैं वो भारत आया था, इंडिया आया था, और इसका नाम है इब्न बतूता। एंड द नेम ऑफ दिस पर्सन इज इब्न बतूता, ये आपको याद रखना। उसका नाम क्या है, इब्न बतूता। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल पर मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत इंपॉर्टेंट दो लड़ाइयां की शुरुआत करी थी। एक था कराची का युद्ध, एक था खुरासन का युद्ध। खुरासन के युद्ध की बात करते हैं, ये ईरान पर्शिया में पड़ता है। कराची के युद्ध की बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का है। इसने अपनी सेना को प्रिपेयर कर दिया था ऑलरेडी इन युद्ध के लिए, और अपनी सेना को एक साल पहले ही एडवांस में सैलरी दे दी थी। कराची के युद्ध को जीतने के लिए इसने खुसरो मलिक के नेतृत्व में अपनी सेना को भेजा, लेकिन सेना रास्ता भटक गई, और मात्र सेना रास्ता भटकने से सारी के सारी सेना नष्ट हो गई। सिर्फ मात्र 3 अधिकारी बचे जिन्होंने पूरा वृत्तांत जाकर मोहम्मद बिन तुगलक को बताया। खुरासन के युद्ध में बहुत पहले फ्यूरियस ट्राइब रहती थी जो कि पर्शिया में है, उसको पहले आगाह कर दिया था कि आप इस पर हमला मत करिए, यदि आप हमला करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये माना नहीं, फिर बाद में इसने एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करने के बाद जब ये वहां से लौट रहा था तो इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद एक बहुत फेमस स्टोरी जिनका नाम था बदायूनी, बदायूनी ने स्टेटमेंट की थी कि सुल्तान फ्री फ्रॉम पब्लिक एंड पब्लिक गॉट फ्री फ्रॉम सुल्तान। ये आपको याद रखना। 1336 एडी की बात है, हरिहर और बुक्का नाम का जो दो राजा भाई थे, राज्य करते थे विजयनगर एम्पायर में। इसने तुंगभद्रा नदी किनारे इसने इनको जीता। इस तुंगभद्रा कैपिटल विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी हम्पी, या फिर आप बोल दीजिए हस्तिनावती। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत अच्छी बात यह थी कि ये सभी हिंदू रिवाज, हिंदू धर्म के अंदर जितने भी फेस्टिवल होते थे सबको सेलिब्रेट करता था। इसके समय काल पर एक अफ्रीकन ट्रेवलर जिसको मोरक्को बोलते थे, मोरक्को एक ट्रेवलर था जिसका नाम इब्न बतूता था, वो इंडिया आया था। ये आपको याद रखना है। यहां तक इससे रिलेटेड चीजों, यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट मुझे बता दीजिए। अंडरस्टूड सभी को यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। ठीक है भैया, नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नेक्स्ट रूलर जो आता है वो आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। वेट फॉर अ मिनट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक से हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नेक्स्ट रूलर जो आया वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट रूलर इज फिरोज शाह तुगलक, आपको याद रखना है। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, एक एक पॉइंट करके। फिरोज शाह तुगलक का कोरोनेशन। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका कोरोनेशन, इसका राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक कोरोनेशन हुआ था 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च 1351, 20 मार्च 1351 को इसका कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ये आपको याद रखना। फिरोज शाह तुगलक की यदि हम लोग पिता की बात करते हैं, फादर की बात करते हैं कि इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम था रजब। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसके पिता का नाम था रजब, ये आपको याद। ये जो रजब था ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये फिरोज शाह तुगलक का सिपाल सहा था।
ठीक है बच्चे, बिल्कुल सॉरी, फिरोज शाह तुगलक कह रहा हूं। ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसके जो पिता थे रजब, ये मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे, सिपाल सहार थे। ठीक है, ये आपको याद है, सिपाल सहार मतलब जो मिलिट्री कमांडर का हेड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिमिलर वे में यदि मैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करता हूं, तो फिरोज शाह तुगलक की माता, मदर के नेम की यदि मैं बात करूं कि इनकी माता का नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम था बीबी नहला। ठीक है, क्या नाम था बच्चे, बीबी नहला इज द नेम ऑफ मदर ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये आपको याद है। बीबी जो नहला जो थी, यदि मैं इनकी बात करूं तो ये एक राजपूत, ठीक है, ये एक राजपूत वंश से बिलोंग करती थी। मतलब इनके जो पापा थे, इनके जो फादर थे, एक राजपूत साम्राज्य के सम्राट थे जिनका नाम था रणमल। तो ये राजा रणमल की पुत्री थी, डॉटर थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये आपको याद। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, ये फिरोज शाह तुगलक एक कजन है, चचेरे भाई हैं। किसके कजन है, किसके चचेरे भाई हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई हैं, कजन है। ये आपको पॉइंट यहां तक याद रखना है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिए, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिरोज शाह तुगलक की यदि हम लोग बात करते हैं तो इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अकबर ऑफ, ये कहलाते हैं अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इनको दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ये स्टेटमेंट किसने कही, किस विद्वानों ने कही, ये आपको देखना। तो ये एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है प्रोफेसर हेनरी इलियट। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, जिनका नाम है प्रोफेसर हेनरी इलियट। तो प्रोफेसर हेनरी इलियट साहब, और सिमिलर वे में एल्फाइंस्टॉन, ठीक है, एल्फाइंस्टर, सॉरी, सिमिलर वे में एल्फिंस्टर, प्रोफेसर हेनरी इलियट और एल्फिंस्टर साहब ने इनको क्या कहा है, अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये आपको याद है। ठीक है, और पॉइंट इनसे संबंधित बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सिमिलर वे में फिरोज शाह तुगलक की यदि हम लोग बात करते हैं, इसे फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोधी प्लस औरंगजेब, सिकंदर लोधी और औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोधी और औरंगजेब का पूर्वगामी प्रेसिडेंट भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। ही इज ऑल्सो नोन टू बी एज प्रेसिडेंट, पूर्वगामी ऑफ सिकंदर लोधी एंड औरंगजेब। ठीक है, ये आपको रखना। क्यों इनको पूर्वगामी क्यों कहा जाता है बच्चे, बिल्कुल देखना। औरंगजेब और सिकंदर लोधी तो फिरोज शाह तुगलक के बाद में आएंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। सिकंदर लोधी और औरंगजेब के बारे में एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि ये बहुत ही कट्टर फ्यूरियस हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस क्या थे, मुसलमान। और कौन से मुसलमान बच्चे, सुन्नी मुसलमान, बहुत ही फ्यूरियस सुन्नी मुसलमान है, ये आपको याद है। ठीक है, जैसी औरंगजेब और सिकंदर लोधी की पॉलिसी थी सुन्नी मुसलमान होते हुए हिंदुओं के प्रति, ठीक ऐसी ही पॉलिसी फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनाई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पॉलिसी की यदि बात आ गई तो इसने क्या क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने, बात है 1360 की। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बात करके 1360, 1360 में एक नगर था जिसे कहा जाता था जाज नगर, जज नगर के नाम से हम लोग जानते थे, ये आपको याद। 1360 में जज नगर मतलब कि उड़ीसा का एक इलाका है, ये आपको याद रखना, जज नगर उड़ीसा। यहाँ के एक रूलर होते थे, यहाँ के एक राजा होते थे जिनका नाम था राजा भानुदेव थर्ड। जिनका नाम क्या था बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, राजा भानुदेव थर्ड उनका नाम था, ये आपको याद। तो ये जो जाजनगर के राजा, राजा भानुदेव थर्ड थे, इनको डिफीट किया था, इनको हराया था। किसने डिफीट करा था बच्चे, तो इनको हराया था आपके, किसने हराया था, फिरोज शाह तुगलक ने हराया था, ये आपको याद रखना है।
इसको डिफीट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने डिफीट किया था, ये आपको याद रखना। और डिफीट करने के बाद उड़ीसा का जो आपका जगन्नाथ टेम्पल था, ठीक है बच्चे, उड़ीसा में जो आपका जगन्नाथ टेम्पल था, इस जगन्नाथ टेम्पल में जो उपस्थित मूर्तियां थी, आइडल्स थे, मूर्ति थी, इन सभी आइडल्स मूर्तियों को भी इसने क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ दिया था, भंज कर दिया था, खत्म कर दिया था, ये आप करना। और डिस्ट्रॉय करने के बाद इन सभी मूर्तियों को समुद्र ओशन में फेंक दिया था, ये आपको याद रखना। तो दैट्स व्हाई ही इज नोन टू बी एज प्रेसिडेंट ऑफ सिकंदर लोधी एंड औरंगजेब, क्योंकि इसने 1360 में जाजनगर उड़ीसा के रूलर जिनका नाम राजा भानुदेव थर्ड था, इसको हराया और यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करके, विखंडित करके समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, इसे अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहते थे। किसके द्वारा कहा गया? प्रोफेसर हेनरी लेट और एल्फिंस्टन ने कहा। फिरोज शाह तुगलक के एक भाई का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कजन था। फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम बीबी नहला था, जो कि राजपूत वंश से बिलोंग करती थी, जिनके पिता का नाम यानी इनके नाना का नाम रानमल था। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रजब था। रजब मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल पर सिपालसार थे। इनका राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को दिल्ली में हुआ। FST स्टैंड फॉर द फिरोज शाह तुगलक। तो ये कहानी बेसिक है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आए। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम लोग और डिस्कशन करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बात है 1361 की। ठीक है, इन्हें कट्टर मुसलमान सुन्नी कहा जाता। 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, नगरकोट नाम की जगह कहां पर पड़ती है? यह नगरकोट नाम की जगह है आपकी हिमाचल प्रदेश। इसमें उपस्थित नगरकोट में एक हिंदू टेम्पल था, जिसे ज्वाला टेम्पल के नाम से जानते हैं, ज्वाला मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इस ज्वाला टेम्पल को इसने लूटा, लूट करी। यहाँ पर लूट के साथ साथ इस मंदिर में बच्चे 1300 प्रीसियस बुक्स थी। यहाँ पर क्या थी बच्चे? 1300 प्रीसियस बुक्स, हॉली बुक्स थी, ये ग्रंथ थे, ये आपको याद रखना। क्या थे यहाँ पर? 1300 प्रीसियस बुक्स यानी कि ग्रंथ थे। इन सभी ग्रंथों को भी इसने क्या करा? पहले तो फाड़ने से पहले इनका पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा, पर्शियन लैंग्वेज में इसने इसका क्या किया? ट्रांसलेशन किया, ये आपको याद रखना है। इसने इसका क्या किया बच्चे? ट्रांसलेशन, पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन करा। ठीक है, और ट्रांसलेशन करने के बाद इन बुकों को भी फाड़ दिया, ये आपको याद रखना है। जब इन किताबों का इसने पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखना, और तो इसने इन किताबों का नया नाम रखा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस किताब को कहा गया दयाल ए फिरोज शाही। ठीक है, क्या नाम रखा इसने बच्चे? दयाल ए फिरोज शाही, ये आपको याद रखना। फिरोज शाही, दयाल ए फिरोज शाही इसने नाम रखा इस ट्रांसलेटेड बुक का। ठीक है, किसका? ट्रांसलेटेड जो किताब थी, इस ट्रांसलेटेड बुक का, किताब का नाम इसने क्या रखा? दयाल ए फिरोज शाही, ये आपका नाम। ये जो ट्रांसलेशन था, ये बाय वूम, किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये जो ट्रांसलेशन था, ये ट्रांसलेशन वाज डन बाय एजमुद्दीन। किसके द्वारा किया गया था? एजमुद्दीन साहब के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आप देखते हो नाम है दयाल ए फिरोज शाही, तो ओवरऑल ऐसे समझ में आता है जैसे फिरोज शाह तुगलक ने खुद किया। तो इसने इस किताब का नाम रखा दयाल ए फिरोज शाही। इस किताबों में था क्या? ये जो 1300 ग्रंथ क्या थे? ये सारे के सारे 1300 ग्रंथ की यदि हम लोग बात करें, ये सारे के सारे आपके आयुर्वेदिक ग्रंथ थे, आयुर्वेदिक किताब थी, बुक्स थी, ये आपको याद रखना है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है बच्चे, चलो अब क्वेश्चन ये आता है, इसे सल्तनत युग का अकबर क्यों कहते हैं? Why he is known, why
ही इज नॉन एज, इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, अकबर ऑफ सल्तनत, अकबर ऑफ सल्तनत इसे क्यों कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वाई ही इज नॉन टू बी एज अकबर ऑफ सल्तनत। अकबर ऑफ सल्तनत क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए, जैसे अकबर बहुत अच्छा रूलर था, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया उसने इंडिया से रिलेटेड, ऐसे इसने भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये खाली सिर्फ और सिर्फ फ्यूरिस्ट था, इसने कोई इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं किया इंडिया के अंदर, नहीं, ही डिड मोस्ट ऑफ सम ऑफ द इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसने इंडिया के अंदर 13 मदरसा बनवाए, ठीक है बच्चे, क्या बनवाए, इसने भारत में 13 मदरसा का निर्माण किया, 13 मदरसा। मदरसा का मतलब क्या होता है बच्चे, मुस्लिम स्कूल्स, है ना, जो आप मुस्लिम स्कूल्स होते हैं, इन मुस्लिम स्कूल्स को आप लोग क्या बोलते हो, मदरसा बोलते हो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं, ये एक नोट बनाकर और चीज लिख लीजिएगा जो पेपर पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है। नोट बनाकर क्या लिखना है, जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते थे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते थे, ये सभी नॉन मुस्लिम्स को एक नेम दिया रखा था, एक नाम से बुलाता था नॉन मुस्लिम्स को। तो नॉन मुस्लिम्स जितने भी होते थे, गैर मुसलमान जितने भी होते थे, उनको ये जिम्मी बोलता था। क्या बोलता था बच्चे, जिम्मी, ये आपको याद रखना है। ऑल नॉन मुस्लिम्स ही कॉल्ड इट एज जिम्मी, गैर मुसलमानों को ये जिम्मी कहता था, ये आपको याद रखना। और पॉइंट ध्यान से देखिए, और इसने क्या किया बच्चे, नेक्स्ट, इसने 30 तो झीलें बनवाई, लेक्स बनवाई, ये आपको याद रखना सबसे पहला पॉइंट। और पॉइंट की बात करते हैं, तो इसने 1200 तो क्या लगवाए, गार्डन्स लगवाए, बाग लगवाए, ये भी आपको याद रखना है। 1200 इसने बाग लगवाए, गार्डन लगाए, ये आपको याद रखना है। और क्या किया बच्चे इसने, तो नेक्स्ट इसने 150 वेल्स, कुएं खुदवाए, ये भी आपको याद रखनी है। और क्या किया बच्चे इसने, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो इसने करीबन 300 न्यू सिटीज, ठीक है, 300 नए शहर निर्माण करवाए, ये भी आपको याद रखना है। और क्या किया इसने बच्चे, तो 5 इसने नहरें नई नदियां बनवाई, रिवर्स भी बनवाई, ये भी आपको याद रखना है। और क्या किया बच्चे इसने, तो इसने 1200, ठीक है, 1200 न्यू सराय बनवाए, ठीक है, क्या बनवाए, 1200 नए क्या बनवाए इसने, सराय बनवाए, ये आपको याद है। सराय मतलब रहने के लिए, है ना, ये एक प्रकार से प्लेस है, रेस्ट हाउस है, ये इसने बनवाए रेस्ट हाउस, ये आपको याद रखना है। इतनी सारी चीजों का इसने निर्माण करा। मैं फिर से बता रहा हूं, 1361 में नगरकोट, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, वहां पर ज्वाला टेम्पल को उसमें लूट करी, और वहां से 1300 प्रीसियस बुक्स, ग्रंथ किसने लूट करी, ये सारी बुक्स पर्शियन लैंग्वेज में इसने इसका ट्रांसलेशन करा। ट्रांसलेशन करने के बाद बुक का नाम रखा दयाल ए फिरोज शाही। इन बुकों का अनुवाद, ट्रांसलेशन किसने किया था, एजमुद्दीन साहब ने किया था। ये जितनी भी किताबें थी, ये सारी की सारी आयुर्वेदिक किताबें थी, आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ये आपको याद रखना। अब क्वेश्चन ये आता है, इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर क्यों कहा जाता था, क्योंकि अकबर की तरह इसने भी बहुत सारे डेवलपमेंट किए, इसने 13 सा मदरसा मतलब मुस्लिम स्कूल्स बनवाए। ये एक नोट बनाकर चीज आपको याद रखने है, जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते थे, ये उन सभी नॉन मुस्लिम्स को जिम्मी कहकर पुकारता था। इसने 30 नई झीलों का निर्माण करा, 1200 नए गार्डन बनवाए, 150 कुएं बनवाए, 300 नए शहर बनवाए, 5 नदियों का निर्माण करवाया, 1200 नए सराय बनवाए, जिन्हें रेस्ट हाउस कहा जाता है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर सभी को? फटाफट कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आप ध्यान से देखिएगा, 5 नई नहरें बनाई, तो वो 5 रिवर्स कौन कौन सी इसने बनवाई, पेपर पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 5 नई नहरों में कौन कौन सी नहरें इसने बनवाई, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसने क्या किया बच्चे, सतलज, ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया,
सतलज रिवर को ये लेकर गया दीपालपुर। कहां पर लेकर गया? दीपालपुर नाम की जगह पर लेकर गया सतलज नदी को। और इसने इसका नाम रखा रज्जब। रज्जब क्यों रखा? क्योंकि इसने अपने पिता के नाम पर इस नदी का नाम रखा रज्जब। ये पहली नदी थी। ठीक है बच्चे, दूसरी नदी की बात करते हैं। दूसरी नदी इसने कौन सी बनाई? तो दूसरी नदी आती है यमुना से रिलेटेड। नेक्स्ट रिवर इज रिलेटेड टू यमुना। यमुना से सिरमौर, ठीक है, यमुना से सिरमौर नाम की जगह पर इसने दूसरी नदी लेकर गया। इस नदी की यदि हम लोग बात करते हैं, अलूग बनी नहर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अलूग बनी नहर के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, तीसरी नहर की बात करते हैं। तीसरी नहर कौन सी है? तीसरी नहर भी आपकी यमुना से ही रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। तीसरी नहर यमुना से हंसी। ठीक है बच्चे, तीसरी नहर यमुना से ये हंसी लेकर गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौथी नहर की बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चौथी नहर भी आपकी यमुना से ही रिलेटेड है। चौथी नहर यमुना से फिरोजाबाद। ठीक है, चौथी नहर की बात करते हैं यमुना से फिरोजाबाद। नेक्स्ट रिवर इज फ्रॉम यमुना टू फिरोजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट रिवर की यदि हम लोग और बात करते हैं तो कौन सी है? घग्गर। ठीक है, नेक्स्ट नदी की बात करते हैं घग्गर से। ठीक है, घग्गर से फिरोजाबाद। ठीक है, घग्गर से फिरोजाबाद लेकर गया ये नेक्स्ट नदी। ये आपको याद। ये पांच नदी इसकी इंपॉर्टेंट थी। सतलज से दीपालपुर, यमुना से सिरमौर, यमुना को हंसी, यमुना को फिरोजाबाद, घग्गर को फिरोजाबाद। घग्गर नाम ही जाना जाता है यहाँ पर, यमुना नाम ही जाना जाता है। यमुना, यमुना, सतलज को दीपालपुर रज्जब नाम से। यहाँ पर दो नाम चेंज हुए, यहाँ पर नाम यही है। ये आपको याद है। ये पांच नदी इसकी इंपॉर्टेंट है जो इसने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कराया पांच नदियों का। नेक्स्ट पॉइंट और बिल्कुल ध्यान से समझिए जो अब मैं आपको समझाने वाला हूं। इसने कुछ न्यू सिटीज, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने कुछ न्यू सिटीज भी बनवाए, नए शहर भी बनवाए। फॉर एग्जाम्पल जौनपुर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जौनपुर का एक शहर इसने बनवाया। फॉर एग्जाम्पल हिसार, हिसार शहर इसने बनवाया। ये आपको याद है। फॉर एग्जाम्पल फिरोजाबाद, फॉर एग्जाम्पल फिरोजाबाद शहर इसने बनवाया। ये आपको याद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिरोजपुर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिरोजपुर शहर इसने बनवाया। फॉर एग्जाम्पल फिरोज शाह कोटला। ठीक है, फिरोज शाह कोटला। ये आपको याद रखना है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो आप दिल्ली में जानते हो, ठीक है, वो भी इसके द्वारा बनाए गए। ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चीजें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ये जो जौनपुर नाम का शहर है, ठीक है बच्चे, ये जूना खां की याद में बनवाया। जौनपुर नाम का जो शहर है, सिटी है, यदि मैं इसकी बात करूं, ये किसकी याद में बनवाया है? इन मेमोरी ऑफ, किसकी याद में? किसकी याद में? इन मेमोरी ऑफ जोना खान। इन मेमोरी ऑफ जोना खान, जूना खान की याद में बनवाया। ये आपको याद है। ये जूना खान कौन है बच्चे? ये जूना खान है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको याद रखना है, इसकी याद में बनवाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जौनपुर, इसको बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। और जौनपुर की यदि हम लोग बात करते हैं, इसे सिराज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिराज ऑफ इंडिया, भारत का सिराज भी कहा जाता है, या फिर सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। या फिर आप लोग इसे क्या बोल सकते हो? सिराज ए हिंद या फिर सिराज ऑफ इंडिया। ये समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट कमेंट करें। अंडरस्टूड सभी को? इसे सिराज ऑफ इंडिया या फिर सिराज ए हिंद भी कहते हैं। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, काफी आपको याद रखना है। अंडरस्टूड सभी को?
यहाँ तक सभी को क्लियर? फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई एकदम। चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट और पॉइंट। नेक्स्ट चीज ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसने और क्या क्या बच्चे, इसने 1200 तो बाग बनवाए। ठीक है, इसने और क्या क्या, 1200 बाग। बाग मतलब गार्डन। इसने 1200 न्यू गार्डन भी बनवाए, ये आपको याद रखना। नए बाग, न्यू गार्डन, 1200 नए गार्डन इसने बनवाए, ये आपको याद रखना। ठीक है, और इन गार्डन्स में जो सर्वाधिक सबसे मैक्सिमम ट्रीज थे वो किस चीज के थे? सर्वाधिक मैक्सिमम ट्रीज जो इसने लगवाए वो थे मैंगो ट्री, ये आपको याद रखना। आम के वृक्ष सर्वाधिक थे, सबसे ज्यादा थे, आपको पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, जितने भी ऑफिशियल्स अपॉइंटमेंट थी बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जितनी भी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट थी, ठीक है, जितनी भी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट थी, इसने सारी की सारी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स को वंशानुगत कर दिया, है ना, मतलब हेरिडिटियल कर दिया। हेरिडिटी कर दिया, हेरिडिटी का मतलब बाप के मरने के बाद बेटा ही उस पोजीशन पर बैठेगा, फिर उसके बाद ऐसे, ये आपको याद है। नेक्स्ट और पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और इसने क्या किया, इसने इक्ता सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने क्या किया, जो इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम चल रहा था पहले से, ठीक है, इस इक्ता सिस्टम को इसने क्या कर दिया, एंड कर दिया, खत्म कर दिया, ये आपको याद है। एकता प्रथा को खत्म करना मतलब पहले जो सैनिक होते थे, ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, उनको सैलरी की जगह पर क्या दिया जाता था, जमीन का टुकड़ा देते थे या नहीं देते थे, लैंड देते थे। लेकिन अब इसने लैंड देना बंद कर दिया और सैलरी ये देना स्टार्ट कर दिया, ये आपको याद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और बिल्कुल ध्यान से समझिए, इससे भी ठीक है, इसने जैसे ही ये थ्रोन पर बैठा, जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठते ही इसने जितने भी कर्ज थे, ठीक है, जितने भी इसके ऊपर लोन्स थे लोगों बागों के ऊपर, वो सारे के सारे लोन इसने माफ कर दिए, खत्म कर दिए, ये आपको याद रखना, किसानों के ऊपर। और बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने भी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह सोनघर, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने भी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह सोनघर स्टार्ट किया, ये आपको याद रखना कि सोनघर इन लोगों को भी दिया जाएगा, ये भी इसने स्टार्ट कर दिया, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना। और पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने जैसे ही ये शासक बना, जैसे ही ये राजा बना, इसने 24 कष्टदायक, बहुत ज्यादा हार्मफुल, ठीक है, 24 बहुत ज्यादा कष्टदायक, हार्मफुल 24 हार्मफुल टैक्स थे बच्चे, ये आपको याद रखना, उनको भी इसने क्या कर दिया, एंड कर दिया, 24 कष्टदायक टैक्स को भी इसने क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब ये अपनी जनता जनार्दन से सिर्फ 4 टैक्स ही वसूलता था, सिर्फ 4 प्रकार के टैक्स ही क्या करता था, कलेक्ट करता था। वो 4 प्रकार के जो टैक्स जो ये वसूलता था, वो कौन कौन से टैक्स अब ये वसूलता था? सबसे पहला इंपॉर्टेंट टैक्स आप लोग जानते हो, जजिया कर। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज जजिया टैक्स, ये वसूलता था। जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, ठीक है, जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो किससे लिया जाता बच्चे,
नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, आप मुसलमान नहीं हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा नॉन मुस्लिम, ये टैक्स ये वसूलता था। ठीक है, दूसरे टैक्स की बात करते हैं। अच्छा, जजिया टैक्स इसने ही ब्राह्मणों से भी लेना स्टार्ट किया था। जितने पहले ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मणों से पहले जजिया टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन इसने ब्राह्मणों से भी लेना स्टार्ट किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर ये पॉइंट सर्च करोगे कि ब्राह्मणों से जजिया टैक्स किसने स्टार्ट लिया, तो इंटरनेट पर आपको ऑप्शन मिलेगा गयासुद्दीन बालबन, आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना बच्चे, ये आपको याद रखना। बालबन आपने तब आंसर लगाना अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि स्लेव डायनेस्टी में किसने वसूला था, है ना। पेपर में अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश में किसने वसूला था, तो बालबन ने वसूला। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत में किसने वसूला था, तो आप लोग आंसर डालोगे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में वसूला था, ये आपको याद है। दूसरा टाइप का टैक्स जकात टैक्स। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स इज जकात कर, जकात टैक्स, ये आपको याद है। ये जकात टैक्स क्या है, ये रिच मुस्लिम्स, अमीर मुसलमानों से लिया जाता था। ये टैक्स किससे लिया जाता बच्चे, रिच मुस्लिम्स, अमीर मुसलमानों से लिया जाता था। और ये क्या था बच्चे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का 1/10 हिस्सा है, 1/10वां हिस्सा है, 1/10 पार्ट है, ये आपको याद है। ठीक है, नेक्स्ट, और कौन कौन से टैक्स वसूलता था ये, थर्ड नंबर पे जिस टैक्स की अब हम लोग बात करेंगे, तो थर्ड नंबर पे जो टैक्स है वो है आपका खराज टैक्स। ये एक टैक्स और वसूलता था जिसे कहा जाता था खराज टैक्स। ठीक है बच्चे, ये खराज टैक्स आपका लैंड टैक्स है, ये एक प्रकार से आपका भूमि कर है, लैंड टैक्स है, ये आपको याद। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक लास्ट टैक्स और ये वसूलता था जिसको हम लोग बोलते थे खम्श। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खम्श। तो ये खम्श नाम का एक टैक्स और वसूलता था। खम्श क्या है, ये कोई लड़ाई बैटल होती थी उसमें लूटा हुआ सामान, उसमें इसने डिवाइड कर दिया था कि 80%। ठीक है, कहने का मतलब 4/5, तो एक 4/6 हिस्सा तो सैनिकों को मिलेगा, और इसने डिवाइड कर दिया था कि कोई भी लूटा हुआ सामान उसका 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5 हिस्सा राजा के पास रहेगा, किंग के पास रहेगा, ये निकले। तो ये चार प्रकार का टैक्स, जजिया टैक्स, जकात टैक्स, खराज टैक्स और खम्स टैक्स, ये वसूलता था, ये आपको याद रखना। जजिया टैक्स अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले ब्राह्मणों से किसने लिया, स्लेव डायनेस्टी में, तो आंसर इज बालबन। अगर स्लेव डायनेस्टी के अलावा पूछता है कि जजिया टैक्स सबसे पहले किसने लिया, तो स्लेव डायनेस्टी के अलावा सबसे पहले ब्राह्मणों से फिरोज शाह तुगलक ने लिया। जकात टैक्स रिच मुस्लिमों से, अमीर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था, जो कि एक प्रॉपर्टी टैक्स था, ये 1/10वां हिस्सा होता था, प्रॉपर्टी का वसूला जाता था। खराज टैक्स इज अ लैंड टैक्स, ये आपको याद रखना है, जमीनी कर है, ये आपको याद रखना है। खम्स टैक्स ये क्या है, युद्ध में लूटा हुआ, कोई पूंजी होती थी युद्ध में, उससे लूटा हुआ टैक्स। 80% मतलब 4/5 किस सोल्जरों से, 20% यानी 1/5 राजा से वसूला जाता था। ठीक है, इसने सारे के सारे टैक्स माफ कर देते लेकिन सिर्फ 4 टैक्स रखे थे। ठीक है, इसने गद्दी पर बैठते सोनगर फिर से स्टार्ट करा, एकता सिस्टम्स ने खत्म करा, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट को हाइडिटियल कर दिया, 1200 गार्डन बनाए जिसमें सर्वाधिक वृक्ष मैंगो के थे, ये आपको याद रखना। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, फटाफट कर दीजिए, समझ गए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब ध्यान से देखिए, इसने कॉइन्स भी बनवाए। ठीक है बच्चे, इसने सिक्के भी छपवाए, मिंटिंग करी, कॉइन्स की भी इसने क्या करी बच्चे, मिंटिंग करी, ये आपको याद रखना। ठीक है, कॉइन्स की भी इसने क्या करी, मिंटिंग। कॉइन्स की जब मिंटिंग करी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉइन्स को ये बोलता था अद्धा। ठीक है, सम कॉइन्स आर नोन टू बी एज अद्धा, और कुछ कॉइन्स को ये बोलता था बिग। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉइन्स को ये बोलता था बिग, बिग और अद्धा। ऐसे ही यदि हम लोग बात करें, और कहता था ये संसगनी। ठीक है, और क्या कहता था, संसगनी भी कहता था, ये भी आपको याद रखना, बिग, अद्धा और संसगनी। बिग और अद्धे की यदि हम लोग बात करें तो ये किस टाइप के कॉइन्स होते हैं, तो आपको याद रखना है, दीज आर
कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स। दीज आर कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स, ये आपको याद। संशगनी की बात करते हैं कि संशगनी किस टाइप के कॉइन्स थे, तो संशगनी आपके कॉपर कॉइन्स थे, ये तांबे के सिक्के थे आपके, ये आपको याद रखना। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, एक संशगनी, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, एक संशगनी, ठीक है, संशगनी की यदि हम लोग बात करते हैं, एक संशगनी में 6 जिंतल होते थे, 6 जिंतल होते थे, ये आपको याद रखना। वन संशगनी इज इक्वल टू 6 जिंतल, ये कहा जाता है। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, और पॉइंट और क्या किया, इसने इरिगेशन टैक्स भी स्टार्ट किया, ये भी आपको याद रखना है। इसने एक नया टैक्स और स्टार्ट किया, उस टैक्स को इरिगेशन टैक्स कहा जाता है, सिंचाई कर। ठीक है, इसको निक नेम या फिर इसका ओरिजिनल नेम क्या कहा जाता था, ये आपको याद रखना है, इसे हक ए शरब के नाम से जाना जाता था, हक ए शरब कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हक ए शरब लेने वाला फर्स्ट सुल्तान, हक ए शरब लेने वाला फर्स्ट सुल्तान कौन था, पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। तो हक ए शरब लेने वाला फर्स्ट सुल्तान आपका फिरोज शाह तुगलक है, ये आपको याद रखना, एफएसटी है, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से देखना, इसने जो कुतुब मीनार है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने और क्या किया, जो आपका कुतुब मीनार है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जिसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने 4 बिल्डिंग तक बनवाई, लेकिन जो थी ढह गई थी। ठीक है बच्चे, तो जो कंस्ट्रक्शन है जो स्टार्ट हुई थी, उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट इसी ने कराया। इसका जो निर्माण है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किसने कराया, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को तो फिरोज शाह तुगलक ने ही कंप्लीट कराया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कुतुब मीनार है, किसकी मेमोरी, किसकी याद में बनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये याद में बनी थी, किसकी याद में, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये किसकी याद में बनी हुई है बच्चे, तो ये बनी हुई है शेख कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन, ये याद में बनी हुई है किसकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी की याद में बनी हुई है, ये आपको याद रखना। इट इज मेड इन द मेमोरी ऑफ शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है। ये शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है कौन, हु इज ही, ये एक आपके सूफी संत हैं, ये आपके एक क्या है, सूफी संत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ध्यान से देखिए, और इसने क्या किया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अशोक पिल्लर्स हम लोग जानते हैं, ये पहले कहाँ थे, एक था मेरठ। ठीक है, मेरठ पिल्लर, ये आपको रखना, मेरठ स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, यूपी में। और एक है आपका टोपरा स्तंभ, टोपरा स्तंभ, ये टोपरा स्तंभ की यदि हम लोग बात करते हैं, पिल्लर की बात करते हैं, ये पड़ता है आपका सहारनपुर। मेरठ पिल्लर और टोपरा पिल्लर, ठीक है, इन दोनों को उखड़वाकर इसने मोहाली, ठीक है, ये कहां ले गया, मोहाली ले गया, और मोहाली में कहां पर, दिल्ली में लगवाया इसने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां तक समझ में आई या नहीं है, मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए। इसने सिक्कों की मिंटिंग करवाई, अद्धा, बिग और शंशगनी सिक्के। अद्धा और जो बिग सिक्के, ये कॉपर और चांदी के होते थे, शंशगनी सिक्के कॉपर के होते थे। इसने इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर लगवाया, जिसे हक ए शरब कहा जाता था। हक ए शरब लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया, जिसकी स्टार्टिंग आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, बीच में कंस्ट्रक्शन फिर इल्तुतमिश और कंप्लीट फिरोज शाह तुगलक ने कराई। कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी याद में बना था, एक सूफी संत जिनका नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद पर बना था, इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक नाम भी रखा गया था। इसने मेरठ पिल्लर और टोपरा पिल्लर को मोहाली दिल्ली में शिफ्ट करा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, अंडरस्टूड यहां तक सभी को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिए, और जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ये फर्स्ट, इसकी यदि हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट सुल्तान था, पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपने रिवेन्यू की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, राजस्व की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि मेरे शासन में मुझे कितना राजस्व आता है, कितनी मेरी इनकम होती है। ठीक है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना। और इसके लिए जिसने पूरी की पूरी ये कलेक्शन वगैरह करी, ये पूरा का पूरा ब्यूरो जो दिया, इसके लिए उस सम्राट की यदि हम लोग बात करें, वो सुल्तान, वो सम्राट कौन है? ही इज ख्वाजा हिसामुद्दीन। वो कौन है? दैट इज ख्वाजा हिसामुद्दीन। तो ख्वाजा हिसामुद्दीन वो सुल्तान है जिसने ये पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनको दी, रिवेन्यू रिलेटेड, कि इसके समय काल में कितना राजस्व आया। तो ये कहा जाता है कि इसके समय काल की जो ईयरली इनकम थी, इसके समय काल की जो सालाना आय थी, वो थी 6 करोड़। उस टाइम पर देखिए 6 करोड़ 75 लाख रुपए इसकी सालाना इनकम थी। ये आपको याद रखना। अगर हमारे देश में ब्रिटिशर्स ना आते और ये लूटपाट ना करते तो हमारा देश बहुत 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 अमीर होता और बहुत डेवलप होता हम लोग। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1353, 1353, ठीक है, 1353 की यदि हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से, इसने बैटल लड़ी, लड़ाइयां भी लड़ी। तो इसने बैटल लड़ी बंगाल, ठीक है, उस टाइम पर बंगाल के राजा या बंगाल के नवाब, जिनका नाम था राजा शमशुद्दीन इलियास। ठीक है, शमशुद्दीन इलियास, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन इलियास, शमसुद्दीन इलियास नाम के व्यक्ति से इसने क्या करी? बैटल लड़ी। इस युद्ध में ये क्या रहा? असफल रहा, डिफीट हुई। किसकी डिफीट हुई बच्चे? फिरोज शाह तुगलक की क्या हुई? डिफीट हुई। ये आपको याद रखना। फिरोज शाह तुगलक नॉर्मली ऐसा रूलर था जो ज्यादा लड़ाई वड़ाई पे विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि इतना पावरफुल साम्राज्य नहीं था, अपना शासन से ठीक ठाक से साम्राज्य करता था, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था। इसकी पॉलिसी ये थी कि लड़ाई करने से ही नुकसान होता है प्रॉपर्टी का, हेल्थ का, वेल्थ का। तो ये नॉर्मल लड़ता नहीं था, शांति प्रिय देश राजा था। लेकिन इसने जो भी बैटल लड़ी, उस बैटल में इसको हार हुई है, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बैटल की यदि मैं बात करता हूं और इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, तो नेक्स्ट बैटल इसने 1369, he fought next battle in the 1369। फिर से यदि हम लोग बात करते हैं इस बैटल की, तो ये युद्ध भी कहां पर हुआ? बंगाल में ही हुआ। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट बैटल भी इसने बंगाल में ही लड़ी। उसके बाद ये बात करते हैं बंगाल में, तो बिल्कुल देखना, बिल्कुल ध्यान रखना, शमसुद्दीन इलियास के पुत्र सन, उससे इसने ये युद्ध लड़ा। इसके पुत्र का नाम था सिकंदर। इसके पुत्र का नाम क्या था बच्चे? सिकंदर। सिकंदर से इसने ये युद्ध लड़ा। इसके पुत्र का नाम था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह से इसने ये युद्ध लड़ा। और सिकंदर शाह से जब ये युद्ध लड़ा, इस युद्ध में भी डिफीट हुई। किसकी डिफीट हुई? फिरोज शाह तुगलक की डिफीट हुई। ये आपको याद रखना। और ये युद्ध कहा जाता है पूरे 1 वर्ष, 1 साल तक चला। ये आपको याद रखना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 1360 में लिखाना भूल गया, बीच में मुझे लिखाना चाहिए। ठीक है, 1360 में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक युद्ध कोई और हुई, जो युद्ध इसने सिंध प्रांत में लड़ा, सिंध में लड़ा। ये आपको याद रखना। यहां पर जामा बानियो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जामा बामनियो, बामनियो, जामा बामनियो से इसने ये युद्ध लड़ा। जामा बामनियो ट्राइब एक जाति है, इससे इसने युद्ध लड़ा। और इस युद्ध को लड़ते समय इसकी जो आर्मी है, इसकी जो सेना है, मिलिट्री है, ये डेजर्ट में फंस गई थी, रेगिस्तान में फंस गई और 6 महीने तक वहीं रही। और इस प्रकार रेगिस्तान में फंसने के कारण इस युद्ध में भी इसकी हार हुई, डिफीट हुई। किसकी?
फिरोज शाह तुगलक की इस युद्ध में भी क्या हुई, हार हुई, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसके दरबारी, पेपर में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि इसके दरबारी कौन कौन थे। इसके दरबार में बहुत सारे दरबारी रहते थे, तो दरबारी कौन कौन थे इसके पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो दरबारी की यदि हम लोग बात करें तो इसके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जियाबुद्दीन। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम था जियाबुद्दीन बर्नी। इसका एक दरबारी था, उसका नाम था जियाबुद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाबुद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था, ये आपको याद। इसने किताब लिखी थी, ठीक है, बुक्स लिखी थी। कौन कौन सी बुक्स, किताब, तो बिल्कुल ध्यान से, एक किताब का नाम था फतवा ए जहांदारी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी किताब का नाम था, ये आपको याद रखना। सिमिलर में और भी इसने बहुत सारी किताबें लिखी, बुक्स लिखी, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट किताब, नेक्स्ट बुक का नाम था तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही नाम की इसने किताब लिखी, ये आपको याद रखना। फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही, ये किताब लिखी किसने, जियाबुद्दीन बर्नी ने, जिसमें पूरी लाइफ कहानी लिखी है फिरोज शाह तुगलक। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, खुद की एक किताब लिखी, जिस किताब को कहा जाता है फतूहत ए फिरोज शाही। फतूहत ए फिरोज शाही, जिसे कहा जाता है फतूहत ए फिरोज शाही, ये आपको याद है। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको याद रखना। फतूहत ए फिरोज शाही इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये आपको याद रखना। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, पहला सुल्तान जिसने रिवेन्यू कलेक्शन पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, उसका नाम था ख्वाजा हिसामुद्दीन। इसकी ईयरली इनकम निकल कर आई थी 6,75,00,000। 1353 में इसने एक युद्ध लड़ा, बैटल लड़ा बंगाल के राजा से, जिसका नाम था शमशुद्दीन इलियास से। इस युद्ध में फिरोज शाह तुगलक की हार हुई। 1369 में फिर से इसने एक युद्ध लड़ा बंगाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना। बंगाल में जब युद्ध लड़ा इसने, तो इसके बेटे का नाम था सिकंदर शाह, शमसुद्दीन इलियास के बेटे। इससे भी युद्ध लड़ने के टाइम पर इसकी क्या हुई, हार हुई, और ये युद्ध 1 साल तक चला। 1360 में इसने फिर से युद्ध लड़ा। ये युद्ध इसने कहां लड़ा, सिंध में लड़ा। सिंध में किससे लड़ा, जामा बानियो नाम की ट्राइब थी, उससे लड़ा। और इस युद्ध को लड़ते समय इसकी जो सेना है वो रेगिस्तान में क्या हो गई, डिफीट हो गई, गुम हो गई, और ये युद्ध हार गया। इसका जो दरबारी था उसका नाम था जियाबुद्दीन बर्नी। फिरोज शाह तुगलक के दरबारी का नाम था जियाबुद्दीन बर्नी। इसने किताब लिखी थी फतवा ए जहांदारी नाम की किताब, और तारीख ए फिरोज शाही नाम की इसने किताब लिखी थी। इसकी ऑटोबायोग्राफी भी थी, ठीक है, जिसे बोला जाता है फतूहत ए फिरोज शाही। ये ऑटोबायोग्राफी है फिरोज शाह तुगलक की, ये आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आया या नहीं, मुझे फटाफट कमेंट बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग इसके आविष्कार की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखिए। अब हम लोग इसकी कुछ के द्वारा की गई कुछ डिस्कवरी, खोजों की बात कर लेते हैं। इसने एक वॉच बनाई जिसे बोला जाता है जल घड़ी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, इसने एक वॉच बनाई जिसे कहा जाता है जल घड़ी, जो कि पानी से चलने वाली एक घड़ी है, जिसे ताश घड़ियाल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे और क्या कहा जाता है, ताश घड़ियाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से रखना, इसके पास इतने सारे स्लेव, इतने सारे गुलाम थे कि काउंटिंग ही नहीं थी। अगर वो गुलाम इसके शरीर दबाने लग जाए तो गला ही दब जाएगा, मर ही जाएगा, इतने गुलाम थे। इसके पास गुलामों की संख्या थी 1,80,000, 1,80,000 इसके पास क्या थे बच्चे, गुलाम थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन गुलामों के लिए इसने अलग से एक विभाग, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिस डिपार्टमेंट विभाग को कहा जाता था दीवान ए बंदगान, जिसे किस नाम से जाना जाता था बच्चे, दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना।
जिसे कहा जाता था दीवान ए बंदगान, दास विभाग, स्लेव डिपार्टमेंट। ठीक है, सिमिलर वे में और बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, दीवान ए इश्तिख्यात, नेक्स्ट था एक दीवान ए इश्तिखाक। ठीक है, इश्तिहाक, दीवान ए इश्तिहाक, ये आपको याद रखना। दीवान ए इश्तिहाक एक डिपार्टमेंट था जो कि पेंशन डिपार्टमेंट था, जहां से लोगों बागों को पेंशन दी जाती थी, पूरा का पूरा पेंशन को देख रेख किया थी पेंशन डिपार्टमेंट खाली था। सिमिलर वे में एक डिपार्टमेंट इसने और बनाया जिसे दीवान ए खैरात, क्या कहते थे बच्चे, दीवान ए खैरात के नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपको याद। दीवान ए खैरात की यदि मैं बात करूं, ये क्या है, ये एक प्रकार से ऑर्फन, ठीक है, ऑर्फन डिपार्टमेंट, ऑर्फन विभाग, या फिर ऐसी महिलाएं, फीमेल्स जो बिल्कुल अनाथ होती थी, उनके रहने के लिए, लिविंग के लिए, बिल्कुल रहने के लिए ये एक विभाग बनाया गया। ठीक है, सिमिलर वे में यदि हम लोग और बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, नेक्स्ट दर उल शफा, नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, दर उल शफा नाम का इसने एक और विभाग बनाया। दर उल शफा क्या है, ये एक आपका हॉस्पिटल था, ये क्या था बच्चे, आपका एक प्रकार से हॉस्पिटल है, गरीबों के फ्री ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट के लिए, गरीबों के फ्री ट्रीटमेंट के लिए ये क्या था, एक हॉस्पिटल बनाया गया था, ये आपको याद है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग बात करते हैं लास्ट रूलर की, अंतिम सम्राट की हु इज द लास्ट रूलर ऑफ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, तो फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद राजगद्दी पर बैठा और इसने पूरा राजपाट संभाला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, 1398 की बात है, 1398 के अंदर तैमूर लंग, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तैमूर लंग नाम का एक, ठीक है, तैमूर लंग नाम का एक लुटेरा भारत आया। ठीक है बच्चे बिल्कुल देखना, जिसे शाहरुख के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शाहरुख भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल देखना, और इसने बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, खिर्ज खान ने इसको क्या बनाई, खिर्ज खान ने इसको खुतबा पढ़ाया। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये लूटपाट करता था और यहाँ से चला जाता था, ये आपको याद रखना, खिर्ज खान ने इसको खुतबा पढ़ाया और इसने एक उपाधि भी धारण करती, जिसे उपाधि का को कहा जाता था रायत ए आला, रायत ए आला नाम की इसने क्या करी, उपाधि धारण करी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। और फिर ये चला गया और इसने अपने यहाँ पर पूरा का पूरा जो राजपाट था वो किसको दे दिया, अपने ही सेनापति जिसका नाम था मुबारक शाह, पूरा राजपाट इसने दे दिया, किसको दे दिया, मुबारक शाह के हाथों में दे दिया, कंट्रोल में दे दिया, ये आप करना। और मुबारक शाह ने एक उपाधि धारण करी, इसे शाह का उपाधि, शाह की उपाधि, शाह की टाइटल दी गई और तब इसने पूरा राजपाट भारत में किया। ठीक है, मुबारक शाह के बाद नेक्स्ट रूलर जो बना इसमें दिल्ली सल्तनत में, वो आया आपका मोहम्मद शाह। कौन आया बच्चे, मोहम्मद शाह का रूल है। और इसमें ही यदि हम लोग बात करते हैं लास्ट रूलर कौन आया, लास्ट रूलर इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करते हैं तो आपका आया अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, कौन आया, अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट रूलर था, जिसने पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत यानी कि तुगलक डायनेस्टी का अंतिम रूलर था। इसी अलाउद्दीन आलम शाह के टाइम पर, ठीक है, बहलोल लोदी था, बहलोल मुल्तान का जो सुल्तान था बच्चे, वो कौन था, बहलोल लोदी, ये आपको याद रखना है, बहलोल लोदी इसी के टाइम पर था। अब इसके बाद आप बहलोल लोदी ने इस अलाउद्दीन आलम शाह को मार गिराया और अब स्टार्ट होती है लोधी डायनेस्टी, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे लोधी डायनेस्टी। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। इसने खोज करी जल घड़ी, जिसे ताश घड़ियाल कहते हैं, इसका स्लेव डिपार्टमेंट जिसके अंदर 1,80,000 लोग बाग रहते थे, जिसे दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता था, दीवान ए इस्तेकाक पेंशन डिपार्टमेंट इसने बना रखा था, दीवान ए खैरात एक और डिपार्टमेंट फीमेल के लिए लिविंग के लिए बना रखा था, दर उल शफा
हॉस्पिटल बना था जहां पर फ्री ट्रीटमेंट होता था। लास्ट रूलर कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। 1398 ईस्वी के टाइम पर तैमूर लंग, जिसका नाम शाहरुख था, और खिच खान ने उसको फतवा बढ़ाया था और राय आला की परिधान करती भागा था, लूटपाट करता था। तैमूर लंग ने अपने सेनापति मुबारक शाह को यहाँ पर राजपाट समाया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण करी। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आए और इस तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर बना था आपका अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के टाइम पर मुल्तान का सुल्तान था बहलोल लोधी। तो अब आपकी स्टार्ट होगी लोधी डायनेस्टी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे लोधी डायनेस्टी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, ठीक है, ये आपको याद है। तो लोधी वंश बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, लोधी वंश आपका स्टार्ट हुआ, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल देखते हैं। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर की यदि हम लोग बात करें, संस्थापक की यदि हम लोग बात करें कि हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था बहलोल लोधी। लोधी वंश की नींव रखी थी बहलोल लोधी ने, ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसी बहलोल लोधी ने एक स्पेशल टाइप के कॉइन्स भी चलवाए थे, जिस स्पेशल टाइप्स के कॉइन्स को बहलोली सिक्के भी कहा जाता था, बहलोली कॉइन्स भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहलोल लोधी अपने जितने भी अमीर सरदार होते थे इनके सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। इसके जितने भी रिच ऑफिसर्स होते थे, अमीर जो सरदार थे इसके, इनके सामने ये कभी भी बैठा नहीं है, सिट सेट नहीं हुआ, किसके पर सिट नहीं हुआ है, थ्रोन के ऊपर, राज गद्दी पर ये कभी नहीं बैठा अपने अमीर सरदारों के, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखें। ये अपने जितने भी रिच ऑफिसर्स होते थे, अमीर सरदार होते थे, इनको एक निक नेम से बुलाता था, मसनद ए अली। क्या कहता था अपने अमीर सरदारों को? ये कहता था मसनद, ठीक है, अपने अमीर सरदारों को कहता था मसनद ए अली कहता था, ये आपको याद रखना। ये अपने अमीर सरदारों को कहता था मसनद ए अली, ये आपको याद, ठीक है। नेक्स्ट और पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और पॉइंट मैं आपको क्या सुनाता हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अफगानिस्तान में एक कबीला था, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अफगानिस्तान में एक कबीला था, उस कबीले की बात करते हैं जो कि कबीला आपका अफगानिस्तान में था, गिलजाई, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रहे, गिलजाई ट्राइब, ये आपको देखना, उससे निकली थी ये आपकी लोधी डायनेस्टी। ये किस कुल से बिलोंग करते थे? इनका वंश जो था, कुल था, कौन सा कुल था? शाखेल, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, शाखेल वंश, शाखेल वंश से बिलोंग करते थे, ये आपको याद है। बहलोल लोधी के बारे में यहां तक समझ आ गया। तो लोधी डायनेस्टी का रियल फाउंडर बहलोल लोधी, इसने कोल्स चलाए थे जिसे बहलोली कोल्स कहा जाता था। ये अपने अमीर सरदारों के टाइम पर कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठा था। इसे मसनद ए अली के नाम से जाना था। ये अफगानिस्तान में कबीला था जिसे गिलजाई कबीला कहते थे, वहां से आया था। इसकी जो ट्राइब थी उसे सहाखेल ट्राइब कहते थे, ये आपको याद रखना। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी। तो अब हेडिंग डाल लीजिए सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी। काफी पावरफुल और मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है आपका सिकंदर लोधी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अब, ठीक है। तो फटाफट सिकंदर लोधी के बारे में स्टार्ट करेंगे, बस वेट करिएगा 5 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है बच्चे, एक ब्रेक ले लीजिएगा 5 मिनट्स की। लेट मी कम, आई हैड इमरजेंसी कॉल, ठीक है।
चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिकंदर लोधी से। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। सिकंदर लोधी के चाइल्डहुड, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सिकंदर लोधी के चाइल्डहुड नेम, बचपन के नेम की यदि हम लोग बात करें कि बचपन का नेम क्या था, तो सिकंदर लोधी के बचपन का नाम था निजाम खान। द निक नेम ऑफ चाइल्डहुड नेम ऑफ सिकंदर लोधी इज निजाम खान। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसी सिकंदर लोधी ने 1504 1504, ठीक है बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, 1504 में आगरा, ठीक है बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, 1504 में आगरा सिटी, आगरा नहर की, सिटी नगर की क्या करी, स्थापना करी, फाउंडेशन करी। ये आपको याद, ठीक है, आगरा नहर की क्या करी, नींव रखी, फाउंडेशन रखी, ये आपको याद। और इसने अपनी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, इसकी राजधानी को, कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इससे पहले दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो क्या थी बच्चे, दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। तो कैपिटल को ट्रांसफर करा दिल्ली से, दिल्ली से कहां पर ट्रांसफर करा, ही जस्ट ट्रांसफर इस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट और समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, इसने लैंड मेजरमेंट, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने लैंड मेजरमेंट, मापन पद्धति, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने लैंड मेजरमेंट के लिए 30 इंच 30 इंच का एक सिस्टम यूज किया। 30 इंच का क्या यूज किया इसने, लैंड मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम यूज किया। ये आपको याद, जिस सिस्टम को गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, गज ए सिकंदरी कहा जाता है। ये सिस्टम इसने यूज किया, गज ए सिकंदरी सिस्टम, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट और पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिए, लैंड मेजरमेंट के बाद क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसने जितने भी सीरियल्स थे, अनाज थे, इन पर जो पहले टैक्स लगता था अनाजों पर, इस टैक्स को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिए, इससे रिलेटेड क्या है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, इसने अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य के अंदर जितने भी चीजें, ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट वस्तुएं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, इन सब के जो प्राइस थे, मूल्य, वो क्या कर दिए, वेरी लेस, बहुत कम कर दिए थे। ये आपको याद है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इतना पॉइंट समझ में आया नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम निजाम खान था। 1504 में इसने आगरा नहर की फाउंडेशन करी, जिसकी राजधानी दिल्ली से इसने ट्रांसफर करके आगरा बना दी। ठीक है, लैंड मेजरमेंट सिस्टम के 30 इंच, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है, अनाजों को टैक्स रिमूव कर दिया, अपने साम्राज्य के अंदर सभी वस्तुओं के मूल्य बहुत कम कर दिए इसने। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, होप करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट और पॉइंट ध्यान से रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है खम्श। ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका खम्श से रिलेटेड। खम्श क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का टैक्स है जो कि युद्ध में लूटा हुआ सामान होता है, उससे रिलेटेड होता है। खम्श में इसने क्या किया बच्चे, जो 80% और 20% में इसने डिवाइड होता था पहले, उस सिस्टम को इसने क्या कर दिया, बिल्कुल ध्यान से देखना, हटा दिया। अब इसने कहा कि जमीन सॉरी युद्ध में लूटी हुई जितनी भी चीजों की, उसका 100% जो है वो कंप्लीट अधिकार सोल्जर को होगा। इसने अपने आप के पास एक भी नहीं रखा। और साथ ही साथ इसने ये कहा, जमीन के अंदर जो गड़ा हुआ धन वगैरह मिल जाएगा, वो भी कंप्लीट 100% जिस व्यक्ति को मिलेगा उसका ही होगा। ये भी इसने यहां पर कहा। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट और बिल्कुल ध्यान से समझिए, पुअर्स, गरीबों के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, गरीबों के लिए एवरी डे, प्रतिदिन, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, गरीबों के लिए ये एवरी डे क्या करता था, फ्री फूड खिलाता था। ठीक है बच्चे, फ्री फूड, मुफ्त भोजन खिलाता था गरीबों को प्रतिदिन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या मैं आपको बताने वाला हूं।
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके दरबार में दो व्यक्ति समय काल में, एक का नाम था शेख अब्दुल्ला, ठीक है, एक का नाम था शेख अब्दुल्ला और एक का नाम और था जिसके नाम की यदि मैं बात करूं, जिनका नाम था शेख अजीज उल्ला, ठीक है, जिनका नाम था शेख अजीज उल्ला। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीज उल्ला, ठीक है, नाम के विद्वानों को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, इसने फारस मतलब पर्शिया, नाम के विद्वानों को इसने फारस मतलब पर्शिया से मुस्लिम शिक्षा, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, फारस मतलब पर्शिया से मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम एजुकेशन के स्तर को इंक्रीज करने के लिए इंडिया बुलवाया, भारत में बुलवाया, ये आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसने बच्चे क्या किया, बच्चे एक टेम्पल याद करो, मैंने आपको बताया था नगरकोट का टेम्पल, नगरकोट का मंदिर याद करो, ठीक है। इसने नगरकोट के टेम्पल को डैमेज कर दिया, तुड़वा दिया, ठीक है। डैमेज करने के बाद यहां से 1700 ग्रंथ, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां से इसने 1700 ग्रंथ क्या किए, लूटे, और 1700 ग्रंथ लूटने के बाद मूर्तियां जो इसकी थी, इसकी जो आइडल्स थी, मूर्तियां थी, इसकी मूर्तियों को मस्जिद, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मस्जिद की सीढ़ियां बनवाई, ठीक है, टेरेस का निर्माण करवा दिया, स्टेप्स का निर्माण कराया मूर्तियों से, ये ध्यान से देखिएगा। और इसी नगरकोट मंदिर से जो मूर्तियां थी उसका यूज इस देखा वेट के लिए, वजन तोलने के लिए, किसका वेट, मीट का वजन तोलने के लिए, गोश्त का वजन तोलने के लिए इसका इस्तेमाल इसने किया, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड यहां तक समझ में आया नहीं है, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फटाफट बता दीजिए, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस लोधी डायनेस्टी की यदि हम लोग बात करते हैं लास्ट रूलर की, कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, अंतिम शासक कौन था, तो लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी इज इब्राहिम लोधी, ये आपको याद रखना है, कौन थे, इब्राहिम लोधी इज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मेवाड़, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई भी होती है, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई भी होती है, मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होती है। और ये युद्ध कब होता है, ये युद्ध होता है 1518, ठीक है, इसे खतौली या फिर हटौली, इसे खतौली या फिर हथौली, ठीक है, या फिर हथौली, खतौली या फिर हथौली का युद्ध बैटल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। परंतु इस युद्ध में हुआ क्या था, राणा सांगा ने अपना हाथ खो दिया था, लेकिन डिफीट तो इब्राहिम लोदी की होती है, राणा सांगा जीत जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। इब्राहिम लोदी के कहने पर ही, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना, सॉरी दौलत खां, इब्राहिम लोदी नहीं, सॉरी दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, ठीक है, के कहने पर ही, और साथ ही साथ आलम लोदी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, इन दोनों के कहने पर ही बाबर इंडिया आता है और बाबर को इन्होंने सुपारी दी थी कि तुम इब्राहिम लोदी का काम तमाम कर दो, ठीक है। लेकिन उस युद्ध में लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है, जिसे हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इसी पानीपत के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर आपका जो कि 1526 में होता, बाबर जीत जाता है और इंडिया में मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत खत्म और स्टार्ट हो जाती है आपकी मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी। तो अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आपका स्टार्ट होगा मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है, कल हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ मुगल एम्पायर और मुगल डायनेस्टी मेडिवल हिस्ट्री के अंदर में। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसी लगी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड वीकेप लाइव यूज करेगा और बेल आइकन को जरूर हिट करेगा। 4 पीएम हम लोग डेली लाइव आते हैं, ठीक है, और सिमिलर वे में हम लोग लाइव आते हैं 7 पीएम भी। 7 पीएम हमारी हमारी आज की जो क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ठीक है, और 4 पीएम हमारी जो क्लास चल रही है वो मेडिवल हिस्ट्री की अभी हमारी क्लास चल रही है यहाँ पर, ये आपको याद है। तो इन्हीं दोनों क्लासेस के बाद हम लोग कल फिर लाइव लेंगे और 12 पीएम पर अभी आप लोगों को क्या होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, जहां पर आप लोग फटाफट क्लासेस। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत। क्लियर?